ताकि जल्दी शुरू करें। ठीक है, टॉपिक जो है इसे 2 दिन में पूरा करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है, 2 दिन लेगा। थ्योरी बहुत है, बहुत सारी है। थोड़ा सा दर्शन करा दूं आपको तो आपको खुद पता लग जाएगा कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। आपको सारी की सारी थ्योरी एक साथ मिल जाएगी और एक साथ मैं सारी पढ़ा दूंगा और उससे जुड़े हुए 2 दिन में आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज पहली क्लास हो जाएगी इसकी और कल इसकी दूसरी क्लास हो जाएगी, परसों आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर टेस्ट भी हो जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कैसा देखा, क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम टॉपिक ग्रेजुएशन का है, टॉपिक ग्रेजुएशन का है ना। ये रियल नंबर सिस्टम वो नहीं है 10th क्लास वाला, ये रियल नंबर सिस्टम रियल एनालिसिस का पार्ट है। आपकी जो बुक है वास्तविक विश्लेषण, उसका पार्ट है, रियल एनालिसिस का पार्ट है। रियल एनालिसिस में कई चीजें आती है जिसमें से 2 बड़ी चीजें हैं। एक है रियल नंबर सिस्टम, एक है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणियां, सीक्वेंस एंड सीरीज, और एक है द रियल नंबर सिस्टम। इसमें रियल नंबर सिस्टम कैसे बने, उन पे कौन से समुच्चय बने, उन सब के बारे में ये है। तो ग्रेजुएशन का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक जो है वो किसके बारे में, वो है मेकिंग ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर कैसे बने, एक्चुअल में बड़ा इतिहास से शुरू होता है ये टॉपिक, बहुत लंबा टाइम खाता है क्योंकि आप एकदम शुरू से शुरू करते हैं। 1 कहां से आया, 2 कहां से आया, 3 कहां से आया। तो सबसे पहले आपको समझाया जाता है कि रियल नंबर कैसे बने। जैसे इंसान कहां से आया वैसे ही कुछ है, रियल नंबर कहां से आए, फिर रियल नंबर के ऊपर जो समुच्चय बने वो कौन कौन से बने, किसमें क्या क्या था, कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या नाम रखे जा सकते हैं, ये सब कुछ इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रियल नंबर कैसे बने, रियल नंबर कैसे बने, कैसे आए, उन सब के बारे में, फिर उन रियल नंबर पे बनने वाले विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के बारे में। तो ये इस टॉपिक में ये 2 बातें कवर होती है। सबसे पहला, जैसे मैथ्स काम करती है, मैथ्स का काम करने का तरीका है, सबसे पहले होते हैं अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब वो शुरुआती बातें जिनको हम सत्य मान के चलते हैं और जिनको हम चुनौती नहीं देते और दे भी नहीं सकते। देते क्या है, दे ही नहीं सकते, बस वो सच है मतलब सच है, उन्हें कहते हैं अभिग्रहित। जैसे 1+1 कोई प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि ये अभिग्रहित है कि 1 और 1 2 होते हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभिग्रहित है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो ये अभिग्रहित होता है। गणित में शुरुआत में आप अभिग्रहित सेट करते हैं, मतलब नियम सेट करते हैं, और फिर उन नियमों को आपस में मिलाकर कुछ नई चीजें बनाते हैं जिनको प्रमेय कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। शुरुआत में नियम सेट करते हैं और फिर प्रमेय बनाते हैं, उन नियमों से नई सारी प्रमेय बनाते हैं। इस तरीके से गणित आगे बढ़ती है, अभिग्रहित और प्रमेय। पहले अभिग्रहित होता है, शुरुआती सेट होता है जिसको प्रूफ नहीं किया जाता, बस माना जाता है। जैसे ग्रुप है, ग्रुप की परिभाषा क्या है, कोई सवाल उठाए तो कि ग्रुप की परिभाषा यही क्यों है, तो भी सवाल नहीं उठा सकते, इसी को ग्रुप कहते हैं। तुम्हें नहीं पसंद आया तो अपना खुद का बना लो, बस यही बात है, सीधी बात। पसंद आया रख लो, नहीं पसंद आया अपना बना लो। तो अभिग्रहित वो होते हैं जो शुरुआती बातें होते हैं जिनको सच मानना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, और उन्हीं के आधार पर फिर आप और प्रमेय बनाते हैं, नई प्रमेय बनाते हैं, नई थ्योरम जनरेट करते हैं, उन्हें हम प्रमेय कहते हैं। नए परिणाम बनाते हैं, उनको प्रमेय कहते हैं। तो ये मैथ्स ऐसे ही काम करती है, हर ब्रांच खुलेगी अभिग्रहितों के साथ, फिर उसको थ्योरम उसको बढ़ाती चली जाएगी। जैसे ग्रुप थ्योरी का एग्जाम्पल अच्छा खासा, ग्रुप की परिभाषा आती है, फिर उसी परिभाषा को अलग अलग तरीके से उलझा उलझा के पूरी ग्रुप थ्योरी बना देते हैं, प्रमेय 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 प्रमेय। तो ऐसे गणित काम करते हैं। रियल नंबर भी ऐसे ही काम करेंगे, रियल नंबर भी ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन रियल नंबर टेढ़े हैं, रियल नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनके अभिग्रहित ग्रुप की तरह 4 अभिग्रहित से नहीं बनते, इनके अभिग्रहित कई बनते हैं, कई अभिग्रहित खर्च होते हैं, तब जाके रियल नंबर तैयार होता है, जिसमें से 4 अभिग्रहित होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले को कहते हैं एक्सटेंशन, प्रसार अभिग्रहित। हर अभिग्रहित अपना काम कर रहा है रियल नंबर को बनाने के लिए। जैसे घर को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, पानी, बजरी, लोहा, है ना, ये सब कुछ चाहिए होता है, तब जाके घर बनता है। तो ये सारे ईंट पत्थर है जो रियल नंबर को बनाएंगे। पहला प्रसार अभिग्रहित, दूसरा फील्ड अभिग्रहित जिसको क्षेत्र अभिग्रहित कहते हैं, उसके बाद में क्रम अभिग्रहित, और इसके बाद में पूर्णता अभिग्रहित। याद रखिएगा, हर अभिग्रहित रियल नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ रहा है,
हर अभिग्रहित रियल नंबर में कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। मोटी मोटी बातें बता दूं, प्रसार अभिग्रहित आपको बताता है कि रियल नंबर की शुरुआत किन दो नंबरों से हुई, 0 और 1 से हुई। ये प्रसार अभिग्रहित 0 और 1 को लाने का काम करता है। फील्ड उन नंबरों को जोड़कर, गुणा करके, घटा के और नए नंबर कैसे बनेंगे ये बताता है। ऑर्डर अभिग्रहित बताता है कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, छोटा होगा तो कब छोटा होगा और बड़ा होगा तो कब बड़ा होगा, कब कब बड़ा रहेगा, कब कब छोटा रहेगा। ये क्रम अभिग्रहित बताता है। पूर्णता अभिग्रहित उससे बाहर ले जाता है। √2, √3 जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनकी उत्पत्ति का कारण बनता है, या रियल नंबर के कंप्लीट होने का मतलब रियल नंबर में कोई भी जगह खाली नहीं है, सारे प्लॉट दिख गए हैं, इसकी गारंटी कंप्लीट या पूर्णता अभिग्रहित देता है। पूर्णता अभिग्रहित सबसे इंपॉर्टेंट अभिग्रहित है, इसी के ऊपर सवाल भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। पूर्णता अभिग्रहित का याद रखिए, पूर्णता अभिग्रहित इस बात की गारंटी लेता है कि रियल नंबर में जगह खाली नहीं है, रियल नंबर में जितने भी प्लॉट थे सब बिक गए, ये पूर्णता अभिग्रहित गारंटी लेता है। इस वजह से रियल नंबर में कभी कोई जगह खाली नहीं होती, रियल नंबर पूरा बुक होता है। कारण है ये अभिग्रहित, ये अभिग्रहित ना होता तो रियल नंबर में बहुत सारे प्लॉट खाली होते। इस अभिग्रहित की वजह से पैक कर दिया इसने पूरी जगह बेच खाई। तो ये अलग अलग अभिग्रहित है, अलग अलग इनके उपयोग है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें बाद में आप पढ़ सकते हैं। थ्योरम के प्रूफ हमें नहीं करने हैं क्योंकि हमारे काम के नहीं है, तो हम प्रूफ के साथ नहीं जाएंगे। करना चाहें तो जब आपके पास टाइम हो तो जरूर पढ़िएगा, कैसे रियल नंबर प्रकाश में आए, कैसे रियल नंबर बने, है ना। जैसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कि कोई बच्चे से पूछो कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो वो कहेगा 1, 2, 1/2, 1/5, 1/7, -2, -3, 0। ये तो रियल नंबर के उदाहरण है, रियल नंबर क्या होते हैं, ये बड़ा पेचीदा सवाल बन जाता है। किसी से पूछेगा, इनसे छोड़ी, आप किसी भी भले आदमी से पूछेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, वो आपको रियल नंबर के उदाहरण देगा, ना कि रियल नंबर बताएगा। वो कहेगा 5 रियल नंबर है, 7 रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर के उदाहरण है। रियल नंबर क्या है, जैसे मैं पूछूं इंसान क्या है, और आपको वो रमेश, वो मोहन, वो विजय, ये तो इंसानों के उदाहरण है। इंसान क्या होता है, सेम वैसे ही रियल नंबर क्या होता है। तो ये है परिभाषा कि रियल नंबर वो होता है जो इन 4 अभिग्रहितों को पूरा करता है। इन 4 अभिग्रहितों को पूरा करने वाला रियल नंबर कहलाता है। पहला अभिग्रहित, इससे पहले आते हैं, सबसे पहले पीनो के अभिग्रहित पे आते हैं। पीनो ने क्या किया, पीनो ने सबसे पहले नेचुरल नंबर बनाए। पीनो ने नेचुरल नंबर बनाए, बोले नेचुरल नंबर पीनो ने बनाए? नहीं, पीनो ने बनाए नहीं, पीनो ने परिभाषित किए। पीनो ही पहला बंदा है जिसने परिभाषित किया। एग्जम जो है, अभिग्रहित जो है, कौन सी बातें जिनको प्रूफ नहीं की जा सकती, पीनो से ही वो चीजें शुरुआत हुई, उन्हें पीनो अभिग्रहित कहते हैं। पीनो ने पहला बताया कि 1 एक रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है, जो 1 होता है वो एक नेचुरल नंबर है, सॉरी, वो एक नेचुरल नंबर है। हर नेचुरल नंबर के बाद में एक नया नेचुरल नंबर आएगा जिसको n प्लस कहेंगे। हर नेचुरल नंबर n के बाद में एक और नंबर आएगा, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, हर नंबर के बाद एक नंबर आएगा। 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ द नंबर। 0 पीनो के टाइम में 0 1 को बोला जाता था, मतलब 1 को 0 बोला जाता था। हम तो 1 से स्टार्ट करेंगे, हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले नेचुरल नंबर को 0 से स्टार्ट किया जाता था। थोड़ा विचित्र है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं कि पीनो के जो शुरुआती अभिग्रहित है उसमें 0 को स्टार्टिंग पॉइंट माना गया था, और ये 0 वो नहीं है, 0 का मतलब पहला बिंदु, तो हमारा 0 1 होगा। तो पीनो का अभिग्रहित कहता है कि 1 एक नेचुरल नंबर है, और हर नेचुरल नंबर के बाद में एक नेचुरल नंबर और आएगा, नाम चाहे कुछ भी रख सकते हो, और फिर उसके बाद फिर एक नेचुरल नंबर आएगा, फिर उसके बाद फिर एक नेचुरल नंबर आएगा, फिर उसके बाद एक नेचुरल नंबर आएगा। इस तरीके से नेचुरल नंबर आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, नेचुरल नंबर आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास को रीज्वाइन करो, क्लास को कट करके वापस से ज्वाइन करो, वॉइस की दिक्कत दूर हो जाएगी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्लास सही से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। क्लास को छोड़िए, दोबारा से ज्वाइन करिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से हर किसी की उत्पत्ति के पीछे यहाँ पे कोई ना कोई कारण है। 5 4 की वजह से आया, 4 3 की वजह से आया, 3 2 की वजह से आया, 2 1 की वजह से आया, 1 किसी की वजह से नहीं आया, 1 शुरुआत ही था। यानी नेचुरल नंबर 1 से बने हैं और 1 का उद्गम कोई नहीं है, इसे फर्स्ट कोज कहते हैं। फर्स्ट कोज मतलब जहां से उत्पत्ति होती है। 1 उत्पत्ति हुई है, 1 को किसी ने नहीं बनाया, 1 खुद बना, फिर 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 5 बना, इस तरीके से आगे बढ़ा। अगला चौथा अभिग्रहित कहता है कि अगर
दो नंबरों के आगे वाले परिवर्ती जो आगे आ रहे हैं वो दोनों बराबर है, तो वो दोनों नंबर भी बराबर है, वो नंबर भी बराबर है। अगर दो परिवर्ती m प्लस और n प्लस बराबर है तो फिर वो दोनों नंबर जिससे ये आए हैं वो भी बराबर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस बात का सार ये हुआ कि नेचुरल नंबर एक लाइन में चलते हैं। नेचुरल नंबर एक लाइन में चलेंगे, ऐसे नहीं कि एक से दो बन गए, ऐसा नहीं होगा, ये लाइन में ही चलेंगे। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। देखिए एक से दो के लिए मना कर दिया, अगर एक बंदे से दो आए हैं और वो दोनों बराबर है तो फिर जिससे आए हैं वो भी बराबर है, इसका मतलब ये एक लाइन में चलेंगे, सीधी सीधी लाइन में चलेंगे। ये चौथा अभिग्रहित कहता है। पांचवा अभिग्रहित कहता है कि अगर आप गारंटी लो, किसी सेट की गारंटी लो कि इस सेट में वन है और वन है, एक बात। नंबर दो, इसे इंडक्शन एग्जाम कहते हैं। अगर आप कहते हो कि एक अवयव वन उसके पास है और उसके बाद आने वाला हर अवयव उसके पास है, हर अगला नंबर जो बनेगा वो उसके पास है, तो एक है तो फिर दो भी होगा, दो है तो फिर तीन भी होगा, तीन है तो फिर चार भी होगा। इस तरीके से इंडक्शन का नियम हो प्लस वन उसके पास हो, किसी समुच्चय के पास वन हो और प्रेरित करने की नियमावली उसके पास हो, नियम उसके पास हो, वो अगला नंबर बना सकता हो और वो भी उसके पास ही रहता हो। अगर ऐसा करता है तो फिर वो नेचुरल नंबर का सेट n बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है? वन है और उसको बनाने की ताकत है। वन के बाद वो टू बना सकता है, टू के बाद थ्री बना सकता है, थ्री के बाद फोर बना सकता है। इस तरीके से इस रूल से वो अगले नंबर बनाता रहे तो आपको पूरा नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों के अभिग्रहित है जिससे नेचुरल नंबर डिफाइन हुए। लेकिन रियल नंबर इतने आसान नहीं थे, रियल नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि रियल नंबर में 1/2 भी आता है, रियल नंबर में 1/3 भी आता है, रियल नंबर में -1 भी आता है, रियल नंबर में 0 भी आता है, रियल नंबर में 1 भी आता है, रियल नंबर में √2 भी आता है, जो कि इतनी आसानी से नहीं बनेगा जितना नेचुरल नंबर से बना था। तो रियल नंबर को बनाने के लिए 4 अभिग्रहित खर्च करने पड़े, तब जाके रियल नंबर तैयार हुए और हर अभिग्रहित ने अपना अपना काम किया। इस इमारत को बनाने के लिए इन चारों अभिग्रहित ने अपना अपना काम किया। सबसे पहले अभिग्रहित ने क्या किया? पहले एक सवाल का जवाब दे देते हैं। तीनों अभिग्रहित कौन सा नहीं है? तीनों अभिग्रहित, इन चार में से कौन सा अभिग्रहित तीनों का नहीं है? इन चार में से कौन सा अभिग्रहित तीनों का नहीं है? एक प्राकृत संख्या है, ये तीनों का अभिग्रहित है, बिल्कुल। एक किसी भी प्राकृत संख्या का परवर्ती नहीं है, एक किसी से भी नहीं आया, बिल्कुल, ये भी सही बात है। दो एक से आया है, तीन दो से आया है, चार तीन से आया है, पांच चार से आया है, लेकिन वन किसी से भी नहीं आया, वन खुद ही ऊपर से बरस के आया है। उसके बाद समान परवर्ती वाली, अगर दो संख्याएं जिनके परवर्ती समान हो तो वो संख्याएं भी समान होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर परवर्ती समान है तो संख्याएं भी समान होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर एक लाइन में चलते हैं। लास्ट वाला अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इसने ये तो कह दिया कि हर संख्या का परवर्ती विद्यमान है, लेकिन हर संख्या का परवर्ती विद्यमान है, क्या इसमें कोई संख्या है या नहीं है, इसकी क्या गारंटी? कोई संख्या ना हो तो इसके पास वन भी होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट अधूरा है। तो सही आंसर हो गया डी। डी में क्या अधूरा है? एक बात ये कि वन ए में है। नंबर दो, हर एन जो ए में होगा उसका परवर्ती भी ए में होगा। अगर ये दोनों बातें सच हो जाती है, नंबर एक नंबर दो, अगर ये दोनों बातें सच हो जाती है तो फिर ए नेचुरल नंबर के सेट के बराबर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट अभिग्रहित है तीनों का, जो कि इसने अधूरा लिख दिया। इसने ये तो कह दिया कि हर नंबर का परवर्ती उसके पास विद्यमान है, लेकिन क्या पता समुच्चय में कोई नंबर हो ही ना हो, तो इसने वन की गारंटी लेना भूल गया। देखो वन नहीं लिखा हुआ, इसको पहले ये लिखना था वन ए में है और फिर उसके आद में आने वाला हर नंबर उसके पास है, तब तो ए बराबर एन हो जाता। तो ये बात गलत होगी, इसलिए कैंसिल। अगला सबसे पहले आता है प्रसार अभिग्रहित। प्रसार अभिग्रहित कहता है कि पूरा रियल नंबर दो नंबर से बनाया जा सकता है। पूरे रियल नंबर की उत्पत्ति दो नंबरों से हुई है, एक जीरो से और एक वन से। जीरो और वन से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। रियल नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक जीरो और वन है। देखो नेचुरल नंबर वन से बन गए थे, केवल वन नेचुरल नंबर को बना देता है, लेकिन रियल नंबर को खाली वन नहीं बना सकता। रियल नंबर को बनाने के लिए जीरो और वन चाहिए। तो आपका पूरा रियल नंबर जीरो और वन की रिपीटेशन है। जीरो और वन को अलग अलग तरीके से काम में लेकर पूरा रियल नंबर बना है। इसीलिए जीरो और वन कितने इंपॉर्टेंट है समझिए। जीरो और वन पूरे रियल नंबर का आधार है, नींव है।
अब उसके बाद आता है फील्ड एग्जाम। फील्ड एग्जाम जिसे क्षेत्र अभिग्रहित कहते हैं, जिसका क्या अर्थ होता है, ये बताता है कि ये जो दो नंबर है 0 और 1 अब आपस में जुड़ेंगे, गुणा होंगे, भाग लगेगा, घटेंगे, तभी तो नए नंबर बनाएंगे। तो ये जो नए नंबर बनाएंगे इन पे कौन से नियम लागू होंगे, ये नियम बताए गए हैं। नियम है, पहले तो आता है संवर्त का नियम, वो तो बाय डिफॉल्ट सेट है। संवर्त का नियम या क्लोजनेस का नियम। क्लोजनेस का नियम क्या है, अगर आप दो रियल नंबर लेते हो और उनको जोड़ते हो या उनको गुणा करते हो तो बनने वाला एक रियल नंबर ही होगा। यानी जोड़ने और गुणा करने पर आप रियल नंबर से बाहर नहीं जाते। आप कितनी बार भी जोड़ो आप रियल नंबर के अंदर ही रहोगे, कितनी बार भी गुणा करो आप रियल नंबर के अंदर ही रहोगे। तो ये नंबर जुड़ जुड़ के, अब देखो 1 अब जुड़ना शुरू करेगा, 1 जुड़ेगा, 1 + 1 2 बना लेगा, 1 + 1 + 1 3 बना लेगा, 1 + 1 + 4 बना लेगा। सारे नेचुरल नंबर आ गए, सारे नेचुरल नंबर आ गए। फिर ये प्रतिलोम बनाएगा, नीचे देखो ये सारी शर्तें, ये सारी शर्तें आपके सारे नंबर का उद्गम कर देगी, सारे नंबरों को जिंदा कर देगी। ये साचर्यता का नियम बताता है आपको, ये वाला नियम बताता है कि आप ए और बी को पहले जोड़कर बाद में सी को जोड़ सकते हैं, या बी और सी को पहले जोड़कर फिर ए को जोड़ सकते हैं। साचर्यता का नियम काम में ले सकते हैं, क्रम विनिमयता काम में ले सकते हैं, a + b = b + a होता है। आप बंटनता का नियम ब्रैकेट खोल सकते हो, जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर अवयव का एक प्रतिलोम भी होगा। ऐसे ही गुणा में भी ये बात सच है, गुणा में भी साचर्यता लागू है, क्रम विनिमयता लागू है, बंटनता लागू है, और 1 तत्समक रहेगा, 1 से गुणा करने पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हर अवयव का एक प्रतिलोम होगा जिससे गुणा करने पर 1 आएगा सिवाय 0 को छोड़कर। ये फील्ड के एग्जाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके बाकी नंबर बनाए। 1/2 कहां से आया, कोई पूछे 1/2 कहां से आया, तो 1/2 ऐसे आया, एक ये नियम लगा, 1 + 1 = 2 होता है। इस नियम के अनुसार अगर एक एक के साथ जुड़ेगा तो जो भी नंबर बनाएगा वो रियल नंबर में आएगा, तो 2 रियल नंबर आ गया। फिर उसके बाद में ये जो प्रतिलोम वाला नियम है, ये कहता है कि हर अवयव का एक प्रतिलोम होता है, तो 2 का भी एक गुणन प्रतिलोम होगा 1/2, वो रियल नंबर में होगा। तो इस तरीके से 1/2 हमारे पास आया। तो ये जनरेट करना सिखा रहे हैं कि कैसे आपके पास नंबर आए। लेकिन फिर से याद रखिएगा, ये जो रूल है, इन रूलों से आप परिमेय संख्याएं तक ही बना सकते हैं, अभी रियल नंबर नहीं बना सकते, अभी √2 नहीं बना सकते। √2 इनमें से ये जितने भी नियम है, इनसे किसी से भी आप √2 नहीं बना सकते, पाई नहीं बना सकते, इनसे केवल परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि परिमेय संख्याओं के अभिग्रहित, तो एक्सटेंड, फील्ड, ये 2 और अभी एक और आएगा क्रम का अभिग्रहित, ये 3 मिला के आपके परिमेय संख्याएं बन जाएगी। लेकिन रियल नंबर उससे भी ज्यादा गहरे हैं, उसके लिए पूर्णता चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि x अगर एक रियल नंबर है और उसका गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x इनवर्स है, तो निम्न में से कौन सी बात सच होगी। x एक रियल नंबर है और उसका गुणन प्रतिलोम x इनवर्स है, तो निम्न में से कौन सी बात सही होगी। तो नियम नंबर सी हो गया, किसी भी अवयव को अगर गुणन प्रतिलोम से गुणा करोगे तो 1 आएगा। हर अवयव अपने गुणन प्रतिलोम से, अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से गुणा करके 1 बनाता है। तो रियल नंबर वाली बातें मोटा मोटी तो आपको पता ही होंगी, बस थोड़ा अभिग्रहितों पे ध्यान दो, बाकी साथ में हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला, फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज। फील्ड की देखो, ये बहुत गहरा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन गहरा बहुत है। इनके अंदर से सवाल छुपा छुपा के पूछेगा, इनके अंदर से, क्योंकि अब ये जो पुराना पेपर गया है, इन पेपर से पता लगने लग रहा है कि सवाल अंदर से खोजे जा रहे हैं, किताबों के अंदर से सवाल बनाए जा रहे हैं। किताब स्टैंडर्ड है, सवाल बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा गहराई से इनको समझिएगा भी, ऊपर से मत जाने दीजिएगा। तो अगला आता है कि फील्ड जो है, अभी फील्ड वाला जो अभिग्रहित हुआ है उससे हमें क्या फायदा हुआ। नंबर एक हमें यह पता चल जाता है फील्ड वाले अभिग्रहित से कि जो तत्समक है, जोड़ का तत्समक है, वो इकलौता ही होता है। यानी पूरे रियल नंबर में सिर्फ एक ही 0 होता है, पूरे रियल नंबर में एक ही 0 होता है, पूरे रियल नंबर में एक ही 1 होता है, एक ही 0 होता है, एक ही 1 होता है। पूरे रियल नंबर के अंदर एक ही 0 होता है, एक ही 1 होता है। और हर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी एक ही होता है,
ये देखो, ऐसे ही सबका गुणन प्रतिलोम एक होता है, योज्य प्रतिलोम एक होता है, गुणन प्रतिलोम एक होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव लिख दिया गया, यहाँ पे योज्य है, सबका एक ही योज्य प्रतिलोम होता है, सबका योज्य प्रतिलोम एडिटिव यूनिवर्स वो एक होगा। और यहाँ पे भी वही बात है, गुणन प्रतिलोम इकलौता होगा। यानी फिर तो बचा ही क्या, इसका मतलब इन सबको मिला दें तो हर रियल नंबर इकलौता होता है। इन चारों बातों को मिला दो तो दुनिया का हर रियल नंबर इकलौता होता है। रियल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते, हर रियल नंबर यूनिक होता है। क्योंकि देखो, 0 यूनिक, 1 यूनिक, हर अवयव का प्रतिलोम यूनिक, गुणन प्रतिलोम यूनिक, योज्य प्रतिलोम यूनिक, तो भैया सब यूनिक ही यूनिक है, तो फिर रिपीट कौन हो रहा है? हर किसी का प्रतिलोम होता है, हर किसी का प्रतिलोम होता है, वो इकलौता होता है, तो भैया सारे इकलौते हैं। इसका मतलब पूरा रियल नंबर इकलौता है। हर रियल नंबर अलग 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 होता है, हर रियल नंबर अलग अलग होता है। इन चारों को मिलाए तो निकल के ये आता है, हर रियल नंबर अलग होता है, कोई भी रियल नंबर रिपीट नहीं होता है ना, हर कोई अलग अलग होता है। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, रियल नंबर में कैंसिलेशन का लॉ काम करेगा। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, निरसन का नियम, निरसन का नियम काम करता है। निरसन का नियम रियल नंबरों में काम करता है, गुणा के लिए भी काम करता है और जोड़ के लिए भी काम करता है। लेफ्ट और राइट दोनों काम करता है, लेफ्ट और राइट दोनों काम करता है। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, निरसन का नियम दोनों के लिए काम करता है, योग के लिए भी काम करता है और गुणा के लिए भी काम करता है। गुणा के लिए शर्त के साथ काम करता है, जोड़ के लिए कोई शर्त नहीं है। दोनों साइड से x काटो, a बराबर b, चाहे लेफ्ट साइड वाला x काटो चाहे राइट साइड से काटो। लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन दोनों के दोनों अलाउड है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। लेकिन यहाँ पे शर्त है, यहाँ पे शर्त है, गुणा में आप तभी काटोगे जब वो 0 नहीं होगा। अगर वो 0 नहीं है तभी काट सकते हो, यानी काट तो गुणा में भी सकते हो लेकिन 0 को नहीं काट सकते, 0 को नहीं काट सकते आप, 0 को आप नहीं काट सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 के साथ गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन विद 0, 0 के साथ गुणा करना, 0 के साथ गुणा करना। परमे कहती है जब भी आप किसी रियल नंबर को 0 के साथ गुणा करोगे हमेशा 0 ही आएगा। देखो परमे है ये, आप जिन चीजों का फायदा उठा रहे हैं और हम करते हैं, हम कहते हैं 0 से गुणा कर दो 0 हो जाएगा, ये भी एक परमे है। दुनिया में गणित में जब भी आप कोई बात बोलते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, वो या तो अभिग्रहित होता है या परिभाषा होती है या परमे होती है। गणित में इन तीन के अलावा चौथी चीज को जगह ही नहीं देते। गणित में तीन ही चीजें हैं, परिभाषा, अभिग्रहित, परमे। जो भी अगर आप बोल रहे हैं तो वो इन तीन में से कुछ ना कुछ है, इन तीन में से कुछ ना कुछ है। अगर आप कहते हो कि 0 से गुणा करने पर 0 आ जाता है तो या तो ये अभिग्रहित है या ये परिभाषा है या ये परमे। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है, ये परमे है, ये अभिग्रहित नहीं है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि 0 से गुणा करने पर 0 आता है, ये एक परमे है या अभिग्रहित है? ये परमे है। इसको अभिग्रहित में, अभिग्रहित में न्यूनतम, अभिग्रहित में कम से कम चीजें डालते हैं हम लोग, क्योंकि अभिग्रहितों को प्रूफ नहीं कर सकते, तो जिसको प्रूफ नहीं कर सकते तो उसमें जितने कम हो सकते हैं उतने कम नियम डालिए। तो अभिग्रहित हमेशा कम से कम रखे जाते हैं, न्यूनतम से न्यूनतम। जब काम नहीं चले इतने ही कि भैया इसको बाहर रख दिया तो काम नहीं चलेगा, बस उतने ही रखते जिससे काम चल जाए। बाकी सब परमे है, बाकी सब परमे, परमे खूब बनाते हैं। अभिग्रहित जितना कम कर सकते हैं, जितना 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 कम कर सकते हैं उतना कम, क्योंकि अभिग्रहित प्रूफ तो किए नहीं जा सकते। और फिर लोग कहेंगे यार सारे अभिग्रहित ही बना दिए तुमने, तो तुमने किया क्या? अभिग्रहित अभिग्रहित बना दिए, ये तो फिर बकवास होगी। अभिग्रहित पे सवाल उठता नहीं है, ये तो धर्म हो जाता, फिर तो रिलीजन की तरह हो जाता ना। रिलीजन ने क्या किया? रिलीजन में कोई परमे तो है ही नहीं, सब कुछ मान्यताएं हैं, तो फिर तो इसमें गणित में और धर्म में क्या फर्क हो जाता? जैसे सब अभिग्रहितों में डाल दिए तुमने, इसलिए जरूरी है। तो आगे आ जाते हैं, 1 और 0 बराबर नहीं होते, दोनों तत्समक बराबर नहीं होते, योज्य तत्समक और गुणन तत्समक बराबर नहीं होते, ये भी परमे है। परमे, इसका प्रूफ देखोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, 0 और 1 बराबर नहीं होते। ठीक है, बोलो ये भी प्रूफ है? हाँ ये भी प्रूफ है। अगला, इनवर्स लो,
दो नंबर की गुणा करके इनवर्स निकालो या दोनों का इनवर्स निकाल के गुणा करो, बराबर होता है। इनवर्स निकाल के गुणा करो या गुणा करके इनवर्स करो, बराबर होता है। गुणा के लिए ये बात सही है, जोड़ के लिए भी है, जोड़ के भी इनवर्स आएंगे। पहले इस बात के लिए बताइए कौन सा सत्य और कौन सा असत्य। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। बी असत्य है, बी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसने कंडीशन नहीं दी, इसने कंडीशन नहीं दी। हमने पहले कहा था कि कैंसिलेशन का गुणा के लिए नियम काम करता है, लेकिन केवल तभी काम करता है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 हो। जिसको आप काट रहे हो, जिसको आप कैंसिल कर रहे हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। जोड़ में कोई जरूरत नहीं है, जोड़ में चाहे कुछ भी हो कट सकता है, जोड़ में हर सब कुछ कटता है, लेकिन गुणा में 0 नहीं कटता, बाकी सब कटते हैं। तो और ये बात याद भी रखिएगा, 0 नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? परमे कहती है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन कहता है। लॉ ऑफ कैंसिल, आप कई बच्चे होते हैं कि 0 क्यों नहीं कटता, है ना। कई बार जब पढ़ाते रहते हैं हम कहते हैं ये तो 0 हो गया नहीं कटेगा, तो बच्चा कहता है 0 क्यों नहीं कटेगा। तो 0 क्यों नहीं कटेगा, इसीलिए रियल नंबर वाला ये जो टॉपिक है ना, ये कोर्स में इसीलिए रखा जाता है कि इसमें वो आपको सारे जवाब मिले, वो आपको सारे जवाब मिले जो आप करते हैं। ठीक है ना, कि क्यों नहीं काट सकते, ऐसे कैसे नहीं काट सकते, मैं तो काटूंगा। तो ये समझाता है कि क्या कर सकते हो रियल नंबर में, क्या नहीं कर सकते। तो ये हो गया। अच्छा, ये लास्ट वाला नियम है, इसका एक उपयोग बता सकते हो, इसे कहां काम में लिया था आपने लास्ट टाइम? इस नियम को कि अगर a गुणा b 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। इस नियम को लास्ट टाइम आपने कब काम में लिया था? नीचे वाले नियम को बता दो, डी वाला नियम। ये आपने कभी अपना अनुभव बताइए, याद करिए, कभी आपने इस नियम को काम में लिया है कि अगर a गुणा b 0 है तो या a 0 है या b 0 है? इस नियम को कब काम में लिया आपने? इस नियम को आपने कभी काम में लिया अपने जीवन में कि अगर a b 0 है तो a 0 होता है और b 0 होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने इसको काम में लिया गुणनखंडों में। आपको याद है गुणनखंडों में आपने काम में लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड हुए x माइनस 2 x माइनस 3। याद है जब आप लोग x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 होते हैं तब सीना ठोक के कहते हो कि x माइनस 2 बराबर 0 है या फिर x माइनस 3 बराबर 0 है। पता है ये कौन सा रूल है? ये यही वाला रूल है जो आपको ये छूट देता है कि x माइनस 2 बराबर भी 0 और x माइनस 3 बराबर भी 0। अगर ये रूल नहीं होता तो कभी भी आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते थे। सपोज करो बराबर में अगर 1 होता तो करके दिखाओ, अलग अलग नहीं कर सकते आप। ये जो फैक्टर करते हो और दोनों को अलग अलग फैक्टर आप कर पाते हो कि पहला भी 0 और दूसरा भी 0, ये इसी रूल की बदौलत है। तो ये रूल दिखते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये रूल है जो पूरी गणित को बनाते हैं। इस रूल का फायदा उठाते हैं आप। जब भी 0 करते हैं ना आप, इसी वजह से करते हैं आप। जब भी दो चीजें बराबर में 0 आती है आप कहते हैं ये भी 0 और ये भी 0, इस रूल की वजह से हुआ है। अगला ये रूल, ये परमे कहता है कि जब भी कोई समीकरण होंगे आपके पास, जब भी कोई समीकरण होंगे आप उन समीकरणों को सॉल्व कर पाएंगे। आप रियल नंबर के अंदर जब भी समीकरण होंगे आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्या काम आते हैं? आप जो समीकरण सॉल्व करते हैं ना, वो x प्लस 2y बराबर 5 है, 2x प्लस 5 बराबर 8 है, आप उन्हें सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं। ये इसी की बदौलत है, ये इसी की बदौलत है। ये दो परमें हैं जो करती है, जो कहती है कि अगर कोई भी समीकरण आपके पास है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, और सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे उनके उत्तर भी आपके उसी में आएंगे, रियल नंबर ही होंगे। सवाल भी रियल नंबर का होगा तो उत्तर भी रियल नंबर का होगा। जैसे a प्लस एक्स बराबर बी का अगर कोई सवाल है तो उसका उत्तर ये होगा, और अगर ए एक्स गुणा बी का सवाल है तो उसका उत्तर ये होगा। और ये दोनों के दोनों आपके रियल नंबर के अंदर ही होंगे।
और अब याद करो आपके सवाल बनते किससे हैं, जोड़ और गुणा से तो बनते हैं। या तो आपके सवाल के बीच में जोड़ होता है या आपके सवाल के बीच में गुणा होता है, और आप आराम से उधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर निकाल लिया, इसका पक्षांतरण कर लिया। ये सब जो आप करते हैं वो इन्हीं परमे की वजह से कर पाते हैं। अगर ये परमे ना होती तो ये नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है ना, ये इस महत्व को समझाता है कि ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है। आप जो भी गणित में करते हैं वो सब कुछ सारे नियम यहीं छुपे हुए हैं। इन्हीं नियमों की बदौलत हम पूरी गणित को सॉल्व कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये एक सवाल है जिसपे लोग वीडियो भी बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। बहुत सारे सवाल पूछते हो, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। ये रहा परमे इनवर्स नियम, माइनस माइनस प्लस होता है। नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, नहीं होता माइनस माइनस प्लस। ये रूल जो है ना उसको गलत पढ़ा जाता है। रूल ये कहता है कि दो माइनस के नंबरों की गुणा करो या दो प्लस के नंबर की गुणा करो बराबर होती है। दो माइनस के नंबर की गुणा करो और दो प्लस के नंबरों की गुणा करो। अगर दो माइनस के नंबर है उनकी गुणा कर लो, चाहे दो प्लस के नंबरों की गुणा कर लो, बराबर होते हैं। तो जब आप -2 और -3 को गुणा करते हैं तो आप इस नियम का इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि दो माइनस के नंबरों की गुणा करो या दो प्लस के नंबरों की गुणा करो, बराबर होती है। तो इसकी जगह ये लिख दिया और फिर इनकी गुणा कर ली, 6 आ गया। ये एक्चुअल में हो रहा होता है। एक्चुअल में ये नहीं हो रहा था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये तो वो सरल है, सरल तरीका है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता माइनस माइनस प्लस। माइनस पढ़ा है ना हमने, पढ़ा क्यों है, सरल करके पढ़ाया गया, सही से सरल पढ़ाया गया। छोटे बच्चे हैं, सरल पढ़ाया जाता है, सही नहीं पढ़ाया जाता। सही पचता नहीं है, सही कम पचता है, सरल आसानी से पचता है। तो आप सरल पढ़ाते हैं ना कि सही पढ़ाते हैं। सही ये है, माइनस माइनस प्लस कभी नहीं होता। ये रहा रूल, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, बल्कि ये कह रहा है माइनस ए गुणा माइनस बी बराबर होता है ए गुणा बी। आप दो नंबर के प्लस के नंबरों की गुणा कर लो या उनके प्रतिलोमों की गुणा कर लो, बराबर होती है। तो जब भी माइनस की गुणा होती है तो माइनस की गुणा करने के बजाय प्लस की गुणा कर लेते हैं। ये आपका माइनस वाले रूल कहते हैं। ये देखो, ये रहा, ये एक रूल रहा बी। तो -2 और -3 की गुणा कैसे होती है, -2 और -3 की गुणा भी ऐसे ही होती है। -2 और 3 की गुणा करते हैं तो हम ऐसे गुणा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ऐसे गुणा करते हैं। पहले दोनों की प्लस की गुणा कर लेते हैं और फिर उनके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ये भी प्लस माइनस याद करने के लिए, आसानी से बच्चे को याद हो जाए, इसलिए आप उसे समझाते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, जबकि होता नहीं है। दो माइनस माइनस प्लस होते हैं, नहीं। प्रतिलोम का प्रतिलोम वापस से ए आ जाता है। अगर आप किसी अवयव का प्रतिलोम निकालें और फिर दोबारा प्रतिलोम निकालें तो ए आ जाता है। ये बात ये है, लेकिन इतनी आसानी से समझ में आई, इतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हम बच्चे को कह देते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बच्चा खुश कि माइनस माइनस प्लस हो गया। ये है वो परमे जो बताती है कि ये क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, किन नंबरों को पॉजिटिव कहा जाएगा, किन नंबरों को नेगेटिव कहा जाएगा। अब आपको ये भी यहाँ पे परिभाषित किया जाएगा। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है तो उसे पॉजिटिव नंबर समझा जाएगा। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव कहलाएगा, और कोई भी नंबर 0 से छोटा है तो उसको ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर कहेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की परिभाषा यहां से तय हुई है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। उसके बाद में अगला ये नेक्स्ट ये वाला, ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। नंबर एक बात, दो पॉजिटिव नंबर की गुणा करने पर या जोड़ने पर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। दो पॉजिटिव नंबर की गुणा या जोड़ करने पर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। एक नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। और अगर कोई भी नंबर ए और ए का इनवर्स, इनमें से कोई ना कोई एक बंदा पॉजिटिव होगा। इनमें से एक बंदा, कोई अवयव ए और उसके योज्य प्रतिलोम -ए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा पॉजिटिव होगा, चाहे कोई सा भी हो। इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नंबर पॉजिटिव होगा, चाहे कोई सा भी हो, ए या -ए, दोनों में से एक बंदा पॉजिटिव जरूर होगा। नियम नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर कोई नंबर 0 नहीं है तो ए पॉजिटिव होगा, नहीं है तो -ए पॉजिटिव होगा। कोई तो इनमें से पॉजिटिव होगा, एक बंदा, बोलो -ए ही तो होगा।
माइनस ए नेगेटिव होगा प्लस ए पॉजिटिव होगा? नहीं, ये नहीं कह सकते। ए के मान पे डिपेंड करता है, ए का मान क्या है। सपोज करो ए का मान -2 है, ए का मान -2 है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए माइनस को देख के माइनस मत कह देना, माइनस को देख के माइनस मत कह देना। कई बार ये होता है, बच्चा सोचता है माइनस का चिन्ह लगा हुआ मतलब माइनस का है। नहीं, ए का मान जब तक नहीं रखोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। सही है, ये भ्रांति दूर करिएगा कि कईयों के दिमाग में ये आ रहा है कि भैया जिसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है वो पॉजिटिव है, जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वो नेगेटिव है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लस का चिन्ह लगाने से पॉजिटिव नहीं होता। जब तक आप ए का मान नहीं रखोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कौन नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि माइनस ए नेगेटिव है, नहीं, अगर मैं ए का मान -2 रखूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो प्लस का 2 आया, कहाँ है माइनस का? तो जब तक ए का मान नहीं रखेंगे तब तक नहीं जानेंगे, ठीक है ना। इसलिए रिपीट कर दूं, ए और माइनस ए में से कौन पॉजिटिव है नहीं पता। जब तक ए का मान पता नहीं चल जाएगा तब तक नहीं पता। लेकिन ये परिभाषा प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ए और माइनस ए में से कोई भी हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, चाहे कोई सा भी हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नंबर लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा ये कैसे पता चलेगा? कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा ये कैसे पता चलेगा? ये नियम नंबर लास्ट वाला बताता है कि दो नंबरों को घटाइए, अगर दो नंबरों को घटाने पर पॉजिटिव नंबर आता है, अगर दो नंबरों को घटाने पर पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब आगे वाला नंबर बड़ा है, पीछे वाला नंबर छोटा है। इस तरीके से बड़े और छोटे की पहचान होती है। देखो कमाल की बातें हैं इसमें, ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है। बड़ा और छोटे का कैसे पता चलेगा? दो रियल नंबर में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है पता कैसे चलेगा? दो नंबरों को घटाइए, घटाने पर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर नहीं आता है, अगर पॉजिटिव नंबर नहीं आता है तो फिर आगे वाला छोटा है पीछे वाला बड़ा है, ठीक है, सही है, ये है। अच्छा, 0 आता है, दोनों बराबर है तो पॉजिटिव न, दो नंबरों को घटाइए, घटाने पर पॉजिटिव आता है तो x बड़ा है y छोटा, आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है। नेगेटिव आता है, आगे वाला छोटा है पीछे वाला बड़ा है। 0 आता है, दोनों बराबर है। इस तरीके से बड़े और छोटे का पता चलता है रियल नंबर के अंदर। ये मेन शर्त है बड़े और छोटे की पता करने की, कौन छोटा और कौन बड़ा। आ जाओ, अब इनमें से बताओ कि कौन सा कथन धनात्मक वर्ग के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है? धनात्मक वर्ग के लिए, पॉजिटिव नंबरों के लिए इनमें से कौन सी बात असत्य है? एग्जाम जो होते हैं वो नियम होते हैं, धारणाएं होती है, परिभाषा तय होता है। परिभाषा, किसी को परिभाषित किया जाता है कि भैया ये होगा। जो एग्जाम और डेफिनेशन में जो बेसिक फर्क होता है ना, एग्जाम होता है जहां पे आप नियम सेट करते हैं, नियम के भाई रामू वहां खड़ा होगा या यहां विकेट के लगना आउट होगा। लेकिन विकेट को पहले आप परिभाषित करते हैं कि विकेट किसे कहते हैं। तो नियम बनाने से पहले परिभाषाएं सेट होती है कि भैया विकेट किसको कहते हैं। बोले लकड़ी के डंडे होंगे, इतने लंबे होंगे, इतने चौड़े होंगे, इनको हम विकेट कहेंगे। तो वो परिभाषा होती है, उनका नाम देना। परिभाषा एक्चुअली एक नाम देना होता है कि भैया इस चीज को ये नाम देंगे, ये चीजें होंगी, ये खास बातें होंगी, इसका नाम ये रहेगा। ये होती है परिभाषा। और एग्जाम होते हैं फिर उसके ऊपर जो आप सेट करते हैं कि भाई ये सत्य है, इन पे सवाल मत उठाना। ऐसे ही होता है। जैसे देख लीजिए, आप धर्म के मामले में अच्छे से समझ सकते हैं। धर्म में क्या होता है, ये सेटिंग ही तो होती है कि भैया ये अभिग्रहित है, ये मान लो और इन पे अपना जीवन बिताओ, और हम बिताते हैं। क्या ए गलत है? नहीं, ए गलत नहीं है, ए सत्य है। क्योंकि अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उनका जोड़ भी पॉजिटिव होता है। अभी हमने पिछले कथन में पढ़ा था कि अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उनका जोड़ भी पॉजिटिव होता है। तो अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इनका जोड़ पॉजिटिव होगा। अगर मैं x माइनस वाई और y माइनस जेड को जोड़ दूं तो y से y कट जाएगा और x माइनस जेड आ जाएगा। ये बात सही है, तो ये तो सत्य हुआ, ये तो सत्य हुआ। अभी तो पढ़ा था अगर a और b पॉजिटिव है तो उनका जोड़ भी पॉजिटिव होगा, तो ये बात भी सही है। नीचे वाले पे आए, x अगर p में है, y p में है, अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो दोनों की गुणा भी पॉजिटिव होगी। ये बात भी सही है। दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका जोड़ भी पॉजिटिव होता है, उनकी गुणा भी पॉजिटिव होती है। ये बात भी सत्य है।
अगला, अगर x p में है, अब ध्यान से देखना, अगर x पॉजिटिव है माइनस y पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है और माइनस y पॉजिटिव है, तो हमारे नियम के अनुसार x और माइनस y की गुणा भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने बताया था अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उनकी गुणा भी पॉजिटिव होगी, अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उनकी गुणा भी पॉजिटिव होगी। और x माइनस वाई जो कि होते हैं बराबर, हमारे इस नियम के अनुसार अगर x इंटू माइनस वाई है तो वो माइनस एक्स वाई बन जाते हैं, तो वो हो गया माइनस एक्स वाई। तो माइनस एक्स वाई किस में होगा? p में होगा। अगर माइनस एक्स वाई पी में है, गौर करिए, माइनस एक्स वाई पी में है, तो पहले हमने पढ़ा था कि एक्स वाई या माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई में से कोई एक ही पी में रह सकता है, तो माइनस एक्स वाई पी में हो गया, इसका मतलब एक्स वाई पी में नहीं है, एक्स वाई पी में नहीं है। तो बिल्कुल सही बात आ रही है कि एक्स वाई पी में नहीं है, ये भी सत्य हुआ, अगला कथन भी सत्य हुआ, अगला कथन भी सत्य हुआ। लास्ट कथन, अगर x पॉजिटिव है तो वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव की डेफिनेशन है, ये भी सत्य है। कुल मिला के इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ऑल ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन कोई नहीं है, कोई गलत नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, सबके सब सच है ना। देखो आप, ये सवाल मैंने एक बार बनाया था जानबूझ के, इसके चारों सही बनाए थे, मैंने कहा देखते हैं कोई जबरदस्ती किसको गलत करता है, देखते हैं जबरदस्ती कौन किसको गलत करता है। तो ये सवाल जब मेरा सवाल है, तो ये जानबूझ के बनाने का मकसद ये था कि एक देखते हैं जबरदस्ती कौन किसको गलत करता है। तो ऐसा होता है, आप में से कई लोग जबरदस्ती गलत करने को लग रहे थे, क्यों? क्योंकि नहीं हो चाहे तो गलत तो करो, गलत तो होना चाहिए एक, तो जबरदस्ती गलत करने के लिए लग जाते हैं। कोई ए को, पहले ए को गलत कर रहा था, फिर मैंने ए को सही कहा, फिर वो सी के पीछे पड़ गया, बी के पीछे पड़ गया, बी सी गलत है, फिर सी को मैंने सही कहा, तब लगा कि यार सारे सही है। तो हमारे ये भी एक दिमाग होता है कि सवाल को जबरदस्ती गलत करने में लग जाते हैं, अगर गलत ना भी हो तो। ठीक है, चलो बचिएगा इससे, इस चीज से बचिएगा, दूर रहिएगा इस चीज से, जबरदस्ती गलत करना मत करिए ऐसा। छोड़ना सीखिए, नहीं पता है तो छोड़ना सीखिए, जबरदस्ती गलत मत करिए। आ जाओ, क्रम क्या है? क्रम अभिग्रहित है जो ये बताते हैं कि बड़े कब तक बड़े रहेंगे, छोटे कब तक छोटे रहेंगे। नंबर जो रियल नंबर है वो कब तक बड़े रहेंगे, कब तक छोटे रहेंगे, ये असमीका में बहुत काम आता है। जब आप असमीका सॉल्व करते हैं तो आप ऑर्डर एग्जाम का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर अभिग्रहित जो है इन्हीं का इस्तेमाल करके आप असमीकाओं को सॉल्व करते हैं। तो पहला नियम, ऑर्डर का पहला नियम, कि कोई भी दो रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर इन तीन में से किसी ना किसी एक स्थिति में होंगे, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दूसरा बड़ा होगा पहला छोटा होगा। कोई भी रियल नंबर, दो रियल नंबर इन तीन में से, इसे ट्राइकोमी नियम कहते हैं, त्रिभागीय नियम कहते हैं, कोई भी इन तीन से बाहर नहीं जा सकता। दो रियल नंबर जब भी उठाओगे उनके बीच में हमेशा कंपैरिजन हो सकता है, दो रियल नंबर के बीच में हमेशा कंपैरिजन हो सकता है, या तो दोनों बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा, या फिर दूसरा बड़ा होगा, और इन तीन में से एक ही बात सच है, तीनों में से एक बात सच होके ही रहेगी। और ये बात सच होने का मतलब ये कहना चाहता है कि दो रियल नंबर हमेशा कंपेयर हो सकते हैं, इसी का फायदा हम उठाते हैं, कंपेयर ही तो करते रहते हैं सारा दिन कि मेरी रैंक कम आई, रैंक ज्यादा आई। अगर सोचो रियल नंबर में कंपैरिजन नहीं होता, अगर रियल नंबरों में कंपैरिजन नहीं होता तो कभी आपको पता ही नहीं चलता किसी दूसरे बच्चे से आपके नंबर कम आए हैं कि ज्यादा आए हैं। सोचिए कितना अच्छा होता। लेकिन रियल नंबर का दुख है ये कि रियल नंबर कंपेरेबल है, रियल नंबर आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं, मेरे नंबर ज्यादा आए हैं या कम आए हैं या बराबर आए हैं, हर बार मेरे नंबर दूसरे के नंबर के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं, और हर बार कोई नतीजा भी निकलेगा कि मेरे नंबर कम है, ज्यादा है या बराबर है। ये दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत ज्यादा दिन की नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपके जैसे नंबर है, इसमें वो मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रम नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रम नहीं होता। अगर स्कूल के टीचर्स, स्कूल एजुकेशन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देने लग जाए, आपके टेस्ट में 3+8 आया, 5+8 आया, कॉम्प्लेक्स नंबरों में कंपैरिजन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबरों में कंपैरिजन नहीं होता। ये नहीं होता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है,
आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अगर हमारे टेस्ट के स्कोर रियल नंबर के बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर में आने लग जाए तो आप कभी बता ही नहीं सकते कि किस बच्चे के ज्यादा नंबर आए, किसके कम आए। झंझट ही खत्म। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर नहीं होता। रियल नंबर में ऑर्डर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता। इसीलिए हम जीवन में रियल नंबर, क्योंकि हमें कंपैरिजन की आदत है, और वैसे भी कंपैरिजन नहीं करेंगे तो दुनिया आगे कैसे चलेगी। तो कोई चीज महंगी है, सस्ती है, क्या है, ये कंपैरिजन से तो पता चलता है। तो अगर कंपैरिजन बंद हो जाएगा तो नंबर में तो जो होगा सो होगा, जीवन में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि कंपेयर ही नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन जरूरी है, इसलिए हमारा जीवन रियल नंबर के इर्द गिर्द बना हुआ है, जबकि प्रकृति कॉम्प्लेक्स नंबर के इर्द गिर्द बनी है। प्रकृति को कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्रकृति में होता छोटा बड़ा कि अच्छा प्रधानमंत्री है, जल्दी नहीं उठाएंगे, 2-3 साल और देंगे ताकि देश पे राज कर सके। होता है, कल ही उठा ले अभी रात को ही, सुबह ही पता चले गए, राष्ट्रपति साहब चले गए, रात को ही ले गए। तो प्रकृति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, इसीलिए प्रकृति कॉम्प्लेक्स नंबर के आसपास बनी हुई है और हम इंसान रियल नंबर के आसपास बने हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहे, तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में तुलना हो सकती है। संक्रामकता का नियम, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। नंबर 3, जोड़ने का नियम, अगर ए बी से बड़ा है और आप कोई नंबर सी जोड़ते हैं तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। चौथा नियम, लास्ट नियम, गुणन का नियम, अगर आप गुणा कर रहे हैं और जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। बड़ा हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा हमेशा छोटा रहेगा, बड़ा हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन गुणा में फर्क पड़ता है, जिससे आप गुणा कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर है, अगर वो नंबर नेगेटिव है जिससे आप गुणा कर रहे हैं, तो छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। ये नियम कहाँ काम आते हैं? ये सारे नियम असमीका में काम आते हैं। जब आप सवालों में असमीका को सॉल्व करते हैं तो इन्हीं नियमों की मदद से असमीकाएं, इनइक्वालिटी सॉल्व होती है। यही गाइडिंग रूल है जिसके आधार पर हम पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर एग्जाम है। अब आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, ऑर्डर्ड फील्ड। ये ऑर्डर्ड फील्ड क्या है? ऐसी चीज जो फील्ड को भी मानती हो और ऑर्डर को भी मानती हो, दोनों चीजों को मानती हो, उसे ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। जो क्रम को भी मानती है, मतलब बड़े छोटों को मानती है कि हाँ भाई बड़े होते हैं, हाँ भाई छोटे होते हैं, जो ये बात भी मानती है, और जो क्षेत्र के जो नियम है उनको भी मानती है। अगर दोनों चीजों को वो मानती है, दोनों चीजों को मानती है, तो उसे क्रमित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। क्रमित क्षेत्र जो क्रम को भी मानती है और क्षेत्र को भी मानती है। उसका एग्जाम्पल है क्यू। क्यू क्यू जो है, जो आपके परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं एग्जाम्पल है, जो कि एक ऑर्डर्ड फील्ड है। दोनों ओर से सत्य है। अच्छा सॉरी, क्यू जो है वो एक ऑर्डर्ड फील्ड है। रियल नंबर भी ऑर्डर्ड फील्ड है। रियल नंबर की तो बात ही चल रही है, तो सब रियल नंबर पे तो सब सच है ही। तो रियल नंबर भी एक ऑर्डर्ड फील्ड है। क्यू एक फील्ड है, सबसे छोटा क्यू ही है और आर उसके बड़ा है आर, ये ऑर्डर्ड फील्ड है। कुछ बातें हैं जो कि सच है वो तो हम पहले से ही कर चुके हैं, ये तो वैसे अपने आप में अभिग्रहित हो चुका है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ए 0 से बड़ा होता है, ये बात हो चुकी है। ये वाली बात कि हर पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, हर पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, ये बात ऑलरेडी पहले से प्रूफ है। तो ये कोई खास नियम नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैन यहाँ थे, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड को नहीं मानते, वो ऑर्डर को नहीं मानते, छोटे बड़े को नहीं मानते, छोटे बड़े को वो लोग नहीं मानते।
रियल नंबर के अलावा कोई भी छोटे बड़ों को, रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स क्यूसी में आ गए ना, क्यूसी में आ गए, तो मैं थोड़ा बड़ा व्यापक करके बोल रहा हूँ, रियल नंबर ही है जो क्रम को मानते, क्रम को मानने वाले रियल नंबर ही मिले, और कोई क्रम को नहीं मानता, क्योंकि प्रकृति में क्रम मानने की कोई है ही नहीं। मैंने पहले बताया प्रकृति नहीं मानती क्रम को, प्रकृति नहीं मानती प्रधानमंत्री है, प्रकृति नहीं मानती कि अच्छा ये तो फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है, अच्छा ये सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, अच्छा ये तो चपड़ासी फोर्थ ग्रेड में लगा हुआ है, प्रकृति नहीं जानती। मैंने कहा ना रात ही कोई अभी प्रकृति वो उठा ले, देखा ना, प्रकृति में बातें करते रहते हैं हम लोग, ओ भाई इतना बड़ा आदमी था चला गया, प्रकृति के लिए कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, प्रकृति बस ठीक है अपना टाइम हुआ चक लो, प्रकृति का काम है चक लो आप कहते रह जाओ अरे ये तो बड़ा अमीर आदमी था, ये तो बहुत बड़ा आदमी था, इसने इतने सारे एग्जाम पास किए थे, अब आप चिल्लाते चीखते रहो प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया। तो प्रकृति के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी इक्वेशंस होते हैं फिजिक्स के, और खासकर बड़े इक्वेशंस होते हैं, बेहतर इक्वेशंस होते हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, क्योंकि प्रकृति कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बात करती है, ना कि रियल नंबर में। रियल नंबर में तो हमारा धंधा चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछे कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, इसका एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें से कौन सा क्रम अभिग्रहित असत्य है? इनमें से कौन सा क्रम अभिग्रहित असत्य है? स्पीड नहीं बढ़ेगी भैया, देखो ये फालतू चीज है, एक नॉर्मल स्पीड है मेरी वही चलेगी, है ना। और ज्यादा स्पीड चाहिए तो रिकॉर्डिंग जाके देखो, वहां पे दुगना करके 4 गुना करके देखो, और अगर अभी मैं 2.5 गुना में बोलूंगा तो कितना अजीब लगूंगा, बड़ 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 बड़, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, जो जितना चलेगा उतना चलेगा। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो जब रिकॉर्डिंग आ जाए तब देख लीजिएगा, है ना। ये कोई माइक थोड़ी है यार कि मैं स्पीड बढ़ा दूं, बटन थोड़ी है। कई बार हम क्रिकेट देखते रहते हैं, क्रिकेट धीमा चल रहा होता है, अपन बटन दबाते रहते हैं ताकि जल्दी से रन करा दे, जल्दी से बॉल करा दे। बटन, ये लाइव है बेटा, ये लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है कि बटन दबाया 2.5 गुना हो गया। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बात संक्रामकता का नियम कहलाती है। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा, ये सत्य कथन। अगर ए बी से बड़ा है, दोनों तरफ सी जोड़ रहे हो तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, ये बात भी सही है। ये योग का नियम कहलाता है, जोड़ का नियम कहलाता है, एडिशन लॉ कहलाता है। ये गुणा का नियम है लेकिन अधूरा लगाया है। पहले आपको ये बताना चाहिए था कि आप जिससे गुणा कर रहे हैं वो क्या है। ये बात केवल तभी सच होती जब सी का मान 0 से बड़ा होता, तो ये बात सत्य होती। इसका मतलब ये अर्ध सत्य है, पूरी बात नहीं बताई गई है, और अर्ध सत्य असत्य ही होता है। तो ये आंसर हो गया। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर पहली एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी क्रमित क्षेत्र अगर बन गया, या तो बनेगा नहीं, और बन गया तो उसमें हमेशा अनंत अवयव होंगे, उसमें हमेशा अनंत अवयव होंगे। या तो कोई ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनेगा, या तो बन ही नहीं सकता, और अगर बन गया, ऑर्डर्ड फील्ड अगर बन गया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा अनंत होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि या तो आप ऑर्डर्ड फील्ड बना ही नहीं सकते, और अगर आपने ऑर्डर्ड फील्ड बना लिया तो उसमें कभी फाइनाइट एलिमेंट नहीं हो सकते, उसमें 5, 10, 15, 50, 5,000 एलिमेंट नहीं हो सकते, वो फिर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। यानी इसका मतलब कंफर्म हुआ कि क्रम को मनवाना है। देखो फील्ड तो छोटा भी बनता है, फील्ड तो छोटा भी बनता है, 2 अवयव का फील्ड बन जाता है, फील्ड बन जाता है, लेकिन क्रम की बात जो है ना बड़े छोटे की, अगर इस बात को आप मानोगे तो बड़ा 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 करने के चक्कर में पूरा समुच्चय बड़ा हो जाएगा, पूरा समुच्चय बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई ऑर्डर्ड फील्ड बनता है, फील्ड फाइनाइट हो सकता है, फील्ड फाइनाइट हो सकता है, ढेर सारे एग्जांपल है जो फील्ड फाइनाइट होता है, लेकिन ऑर्डर्ड फील्ड, ऐसा फील्ड जो क्रम को भी मानता हो, ऑर्डर को भी मानता हो, तो फिर वो फाइनाइट नहीं हो सकता, वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। देखो ऑर्डर्ड की ताकत क्या है, ऑर्डर्ड इनफाइनाइट कर देता है सेट को। अगर क्रम की बात है ना, क्रम को माना, क्रम को मत मानो,
फील्ड बने रहो, बात खत्म। लेकिन फील्ड के साथ ऑर्डर हो गए, ऑर्डर आप मान रहे हैं, मतलब बड़ा छोटा मान रहे हैं, तो फिर इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, अनंत अवयव हो जाएंगे उसके अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये परमे के कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है, सब प्रूव्ड है, तो इन बातों पे हमें यकीन करना है, क्योंकि प्रूव्ड है मतलब यकीन करना है। परमे सारी, पहली परमे ये कहती है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम नेगेटिव होता है। दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। दोनों नंबरों में से अगर कोई अवयव x है और उसका योज्य प्रतिलोम -x है, मतलब एडिटिव मल्टीप्लीकेशन, एडिटिव इनवर्स -a, अगर a पॉजिटिव है तो -a नेगेटिव होगा, या a नेगेटिव है तो -a पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। नंबर 2, किसी नंबर, कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी पॉजिटिव होता है, यानी गुणा के हिसाब से प्रतिलोम चिन्ह नहीं बदलता। अगर आप गुणा कर रहे हैं, गुणा के हिसाब से प्रतिलोम निकाल रहे हैं, अगर आप गुणा के हिसाब से प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये गलत चिन्ह लगाया हुआ है यहां पे, यहां चिन्ह गलत लगाया हुआ है। अगर x पॉजिटिव है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी पॉजिटिव होगा, यानी सिर्फ योज्य प्रतिलोम ही चिन्ह बदलता है, सिर्फ योज्य प्रतिलोम ही चिन्ह बदलता है। योज्य प्रतिलोम क्या करता है, इधर वालों को उठा के उधर ले जाता है और उधर वालों को उठा के उधर ले जाता है। गुणन प्रतिलोम चिन्ह नहीं बदलता, गुणन प्रतिलोम उधर वालों को उधर रखता है, इधर वालों को इधर रखता है। गुणन प्रतिलोम बढ़िया यार, गुणन प्रतिलोम इधर वालों को इधर रखता है, राइट साइड वालों को राइट साइड में रखता है, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड में रखता है। ये अच्छी चीज है। सी पे आ जाओ, सी सेम रूल है, एक्स वाई से बड़ा है, जेड टी से बड़ा है, तो बड़ों बड़ों का जोड़ बड़ा आएगा, छोटो छोटों का जोड़ छोटा आएगा। बड़ों बड़ों का जोड़ बड़ा आएगा, छोटो छोटों का जोड़ छोटा आएगा। एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। किसी भी नंबर से गुणा करने पर, अगर प्लस का है तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो दोनों की गुणा नेगेटिव आ जाएगी। दोनों नंबर नेगेटिव है तो उनकी गुणा पॉजिटिव आ जाएगी। ये बेसिक नियम है, नॉर्मली आपको आते हैं, है ना, ये बेसिक नियम है, ये आपको आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने की बात नहीं है, यहाँ पे बड़ी बात है परमे की, क्योंकि हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए परमे की तरफ बस पढ़ पढ़ के निकाल रहे हैं। बाकायदा इनका प्रूफ है कि भैया क्यों ऐसा होता है, क्यों किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है या 0 होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता। ये सारे प्रूफ है, तो इनके प्रूफ इंटरेस्टिंग है, ना कि ये परमे। परमे तो ज्यादातर आप जानते हैं, क्योंकि सारी परमे कहीं ना कहीं आपने काम में ली हुई है, और काम में ले लेकर इतनी क्लासों तक आए हो, तो सब काम में लिया हुआ है। तो फिर ये क्या पढ़ना था, इनका प्रूफ पढ़ना था कि भैया हुआ कैसे, ये सब सच क्यों है। तो ये देखो सब परमे है, इसका मतलब सबके प्रूफ है। चलिए, इनमें से असत्य कथन बताइए, कौन सा कथन असत्य है। हाँ, मल्टी एक्स बराबर 0 का प्रतिलोम नहीं होता, गुणन प्रतिलोम नहीं होता। 0 का गुणन प्रतिलोम नहीं होता, 0 का गुणन प्रतिलोम नहीं होता। गुणन प्रतिलोम वापस, अच्छा कौन सा, ई वाला, ये वाला ई वाला कहता है कि अगर कोई नंबर बड़ा है तो, और जिससे आप गुणा कर रहे हो वो अगर पॉजिटिव है, ये वही रूल है गुणा वाला, ये गुणा वाला रूल है। जेड से गुणा करने पर बड़ा बड़ा रह जाएगा, छोटा छोटा, क्योंकि जेड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर से गुणा करने पर बड़ा बड़ा आएगा, छोटा छोटा आएगा। अब इनमें से असत्य कथन छांटिए, कौन सा असत्य है। तो ये कथन सत्य है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका योज्य प्रतिलोम नेगेटिव होगा, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ये ट्रू है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि गुणा के हिसाब से प्रतिलोम चिन्ह नहीं बदलता, प्रतिलोम वही रहता है। वैसे ये कथन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। एक्स स्क्वायर 0 के बराबर भी आ सकता है, ये भी फॉल्स है, थोड़ा सा अधूरा रह गया बराबर की चिन्ह की वजह से। एक्स बड़ों बड़ों का जोड़ बड़ा होता है, ये बात सत्य है, ये सत्य है। तो यहां पर 2 कथन गलत है, 1 और 2 सत्य है, 2 सही है, 2 गलत है। सी क्यों गलत हुआ,
क्योंकि सी ने बताया नहीं कि एक्स स्क्वायर बराबर 0, 0 भी तो हो सकता है। स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं नहीं, स्क्वायर नॉन नेगेटिव होते हैं। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, प्लस का आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सी बात सही है? सही पूछा गया, इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से सही तो खाली पहला ही कथन है। पहला कथन ही सत्य है कि अगर 2 नंबर पॉजिटिव है तो उनकी गुणा भी पॉजिटिव आएगी। 2 नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनकी गुणा भी पॉजिटिव आएगी। ये तो गलत हो गया कि दोनों पॉजिटिव है तो गुणा नेगेटिव आएगी, गलत। अगर दोनों पॉजिटिव है तो गुणा 0 आएगी, नहीं आ सकता। दोनों पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव में 0 नहीं आता, इसलिए गलत है। डी गलत है। डी कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव हो तो गुणा 1 आती है, जरूरी नहीं है 1 आती है, 1 के अलावा भी आ सकती है, 1 के अलावा भी आ सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला कथन ही सत्य है, बाकी सब कहीं ना कहीं गलत है। अगला, आगे आते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट मतलब परिबद्ध समुच्चय। क्या होता है परिबद्ध समुच्चय? परिबद्ध समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसे 2 नंबरों के बीच में रखा जा सकता है, 2 नंबरों के बीच में रखा जा सकता है, ऐसा सेट। ये रियल लाइन है जो माइनस अनंत और प्लस अनंत के मध्य होती है। अगर किसी समुच्चय को, कोई समुच्चय है, आप उसे रियल लाइन पर बनाएं, ये उसका पहला अवयव हो गया, ये उसका दूसरा हो गया, ये उसका तीसरा, ये उसका चौथा, उसके पांचवा, उसका छठा, इस तरीके से उसके अवयवों को जब आप रियल लाइन पे सेट करें तो आप ये बता सकें या ये बताने में सक्षम हो कि ये पूरा समुच्चय इस नंबर के आगे है और इस नंबर के पीछे है। अगर आप आगे और पीछे से बांध सकते हो, 2 नंबर बता सकते हो कि पूरा समुच्चय इन 2 नंबरों के बीच में है, 2 नंबर चाहे कोई से भी हो, बस 2 नंबर ऐसे होने चाहिए, ऐसे पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर आपकी मर्जी, आपकी पसंद के हिसाब से बताइएगा, जो आपका फेवरेट हो वो बताइएगा। लेकिन शर्त सुन लीजिए, शर्त ये है कि सारे के सारे आपके समुच्चय के सारे बिंदु एच के आगे हो और के पीछे हो। ऐसा संभव है? ऐसे 2 नंबर बता सकते हो? अगर संभव है तो समुच्चय बाउंडेड है। और ऐसे नंबर 2 नंबर नहीं बता सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बता पा रहे हो और एक नहीं बता पा रहे हो, या दोनों ही नहीं बता पा रहे हो, कहीं ना कहीं दोनों बताने में फेल हो रहे हो, तो वो सेट बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड पे चला जाएगा। कोई भी एक भी नहीं बता पाए, सपोज को नीचे वाला बता दिया, ऊपर वाला नहीं बता पाए, तो भी अनबाउंडेड ही कहलाएगा। या नीचे वाला ऊपर वाला बता दिया, नीचे वाला नहीं बता पाया, तो भी अनबाउंडेड है। दोनों ही नहीं बता पाए तो भी अनबाउंडेड है। बाउंडेड केवल तब होगा जब दोनों बताओगे, दोनों। परिभाषा देख लो, परिभाषा क्या कहती है कि कोई क्रमित क्षेत्र है आपके पास, उसका कोई समुच्चय एस बाउंडेड कहलाता है। कब कहलाता है? जब आपके पास 2 नंबर, एक का नाम के डैश, एक का नाम के, ऐसे 2 नंबर आपके पास हो कि पूरा का पूरा समुच्चय ऑल एक्स बिलोंग टू एस, एस के सारे अवयव इन 2 नंबरों के बीच में आते हो, सारे अवयव इन 2 नंबरों के बीच में आते हो, इसका मतलब बाउंडेड है। तो एक्स कौन है? एस का अवयव, एस के सारे अवयव, ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के सारे अवयव रख रख के देखे, सब के डैश और के बीच में आ रहे, सारे के सारे जो अवयव है एस के, ऑल का मतलब सबको लेके देखा, इसको लेके देखा, ये भी बीच में आ रहा है, इसको लेके देखा, ये भी बीच में आ रहा है, इसको लेके देखा, ये भी बीच में आ रहा है, इसको लेके देखा, इसको लेके देखा, इसको लेके देखा, इसको लेके देखा, सबको लेके देखा, पता चला कि सब एच और के बीच में आ रहे हैं, मतलब एच और के इसको बांध रहा है, बांध रहा है मतलब बाउंडेड सेट है। तो ऐसे समुच्चय को बाउंडेड कहते हैं, परिबद्ध कहते हैं। अब बाउंडेड में 2 चीजें होती है, एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। अगर एक बार समुच्चय बंध गया बस फिर देखो कमाल, फिर लोअर बाउंड बनता है, अपर बाउंड बनता है। लोअर बाउंड क्या होता है? ये इधर वाले सारे अवयव जो समुच्चय से छोटे हैं उनका सेट लोअर बाउंड एल कहलाता है। जो समुच्चय से बड़े लोग हैं, जिनका मान समुच्चय के अवयवों से बड़ा है, उन्हें अपर बाउंड कहता है। उन समुच्चयों को अपर बाउंड और इसे लोअर बाउंड कहते हैं।
ये सारे रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर, इन्हें ऊपरी परिबद्ध कहते हैं, इन्हें निम्न परिबद्ध कहते हैं। मतलब लोअर बाउंड, हिंदी वाले नाम से इंग्लिश वाला नाम थोड़ा ठीक है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। आपका समुच्चय जहां खत्म होता है वहां से अपर बाउंड शुरू हो जाता है, जहां आपका समुच्चय शुरू होता है वहां से लोअर बाउंड हो जाता है। तो ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड, और इनके बीच में होता है आपका प्यारा सा समुच्चय एस, अगर बाउंडेड है तो। रिपीट करता हूं, जहां पे आपका समुच्चय खत्म होता है लोअर बाउंड, जहां से आपका समुच्चय शुरू होता है उसके पीछे लोअर बाउंड, या यूं समझिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में आपका समुच्चय होता है। उससे पहले वाला सारा समुच्चय लोअर बाउंड, उसके बाद वाला सारा समुच्चय अपर बाउंड, और बीच में आपका प्यारा सा समुच्चय एस, अगर बाउंडेड है तो। आ जाओ, पहले इनमें से बताओ कि कौन सा सेट बाउंडेड है, कौन सा समुच्चय परिबद्ध नहीं है। नहीं हो सकता। अगर ऊपर से नहीं बंधेगा तो अपर बाउंड नहीं होगा, नीचे से नहीं बंधेगा तो लोअर बाउंड नहीं होगा। तो पहले बंधना पड़ेगा, नीचे से बंधेगा, नीचे से बंधा हुआ है तो लोअर बाउंड होगा, ऊपर से बंधा हुआ है तो अपर बाउंड होगा, दोनों साइड से बंधा हुआ है तो लोअर और अपर बाउंड दोनों होंगे। और अगर बंधा हुआ नहीं है, एक साइड से खुला है, अब खुले हुए को आप कैसे बांधोगे, खुले को कैसे बांधोगे, खुला मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो जो चलता जा रहा है उसको बांधोगे कैसे, जो रुकेगा वही तो बंधेगा। तो पहले रुकना जरूरी है, तभी तो बाउंड बनेगा। तो अगर हम यहां देखें कि कौन सा समुच्चय अनबाउंडेड है, एक साइड से भी अगर अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड ही है। पहले समुच्चय अगर ए को बनाए, एन का मान नेचुरल नंबर से रखना है, तो एन का मान एक रखने पर एक आया, दो रखने पर तीन आया, चार रखने पर, तीन रखने पर छह और एक पांच आया। तो ये यूं ही चलता रहेगा। ऑब्वियसली बात है, ऊपर से नीचे से तो बन जाएगा, नीचे से तो बंध जाएगा, ऊपर से नहीं बंधेगा, यानी ऊपर से अपरिबद्ध है। और चाहे ऊपर से अपरिबद्ध हो चाहे नीचे से हो, वो अपरिबद्ध ही कहलाता है। एक साइड से भी अपरिबद्ध है तो फिर अपरिबद्ध में आएगा, ये अपरिबद्ध है। क्वेश्चन ने पूछा परिबद्ध नहीं है, तो यही रहा परिबद्ध नहीं है। ये परिबद्ध है क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ये बाउंडेड है। ये 1/n है, अगर इसका मान हम रखना शुरू करें तो ये क्या आएगा, सी का ऑप्शन देखो, सी क्या आएगा, सी में n का मान 1 रखने पर प्लस माइनस 1 आ गया, 2 रखने पर प्लस माइनस 1/2 आ गया, प्लस माइनस 1/3 आ गया, प्लस माइनस 1/4 आ गया, डैश डैश। इसको अगर रियल लाइन पर बनाएं, ये रियल लाइन है, ये 0, ये 1, ये -1, तो आपका समुच्चय देखो कहां कहां बनेगा। ये बना माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का आधा, माइनस का आधा, प्लस का 1/3, माइनस का 1/3, पूरा समुच्चय इतने से हिस्से में कवर हो गया। इनके बीच में ही पूरा समुच्चय बनेगा, मतलब बाउंडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे भी देखें तो इसमें भी यही है, पहला आपका आ जाएगा 1, अगला आ जाएगा 1/2, अगला आ जाएगा 1/3, अगला आ जाएगा 1/4। ये 1 से लेकर 0 के बीच में पूरा समुच्चय बनेगा। यहां नेचुरल नंबर रखने के लिए कहा है, नेचुरल नंबर रखना है, जो आएगा उसके लिए नेचुरल नंबर की शर्त नहीं है, जो आप रखोगे वो नेचुरल नंबर है, जो आप रखोगे ना वो नेचुरल नंबर है, जो आएगा उसके लिए नेचुरल नंबर नहीं है, जो रखोगे वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी बाउंडेड हो गया, ये भी बाउंडेड हो गया, ये भी बाउंडेड हो गया। ये खुला पड़ा है, ये ऊपर से खुला पड़ा है, नीचे से तो बाउंडेड है, ऊपर से खुला पड़ा है। अगला अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब ऊपर से बंधा हुआ है। अगर कोई समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ है तो उसका अपर बाउंड होगा। कोई समुच्चय अगर ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर से बंधा हुआ मतलब ऊपर एक नंबर है जिसको पार नहीं कर रहा है, ऊपर एक नंबर है जिसको समुच्चय पार नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर से बंधा हुआ है,
ऊपर बस इतना ही जाएगा, ऊपर बस इतना ही जाएगा। अगर ऐसा नंबर k विद्यमान है, k कोई संख्या है जो आपको मिल रही है कि आपका पूरा समुच्चय k के नीचे नीचे है, k के नीचे नीचे आपका समुच्चय है, k को पार नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर से बंधा हुआ है मतलब ऊपरी परिबद्ध है, मतलब अपर बाउंड विद्यमान है। और जब अपर बाउंड विद्यमान होता है, जब अपर बाउंड विद्यमान होता है तो लोवेस्ट अपर बाउंड को उच्चक कहते हैं। अपर बाउंड में सबसे छोटे अवयव को उच्चक कहते हैं। अपर बाउंड में सबसे छोटे अवयव को उच्चक कहते हैं। अपर बाउंड के सबसे छोटे अवयव को, ये आपका समुच्चय, ये आपके समुच्चय का अवयव है। आपके समुच्चय का जो अपर बाउंड है, मान लीजिए आपका समुच्चय यहां आकर ठहर गया, तो ये आपके समुच्चय का अपर बाउंड हो गया u। इस अपर बाउंड का जो सबसे छोटा अवयव है, सबसे छोटा, इसमें सबसे पीछे आओ, ये उच्चक हो गया। लेकिन एक्चुअली में इतना आसान होता नहीं है, ये इतना आसान है नहीं कि अपर बाउंड हो गया। पहली बात तो अपर बाउंड बनाने में बहुत जोर आता है, अपर बाउंड बनाने में बहुत जोर आता है, वो तो है ना। अब मोटा मोटी बातें कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे, वरना पढ़ाते हैं तो पूरा 1 घंटा लग जाता है अपर बाउंड को बताने के लिए, अपर बाउंड होता क्या है। और मेरे जैसे को तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता है ये समझाने में अपर बाउंड होता क्या है, क्योंकि मुझे इतना पता है। पता नहीं लोग कैसे 5 मिनट में पढ़ा के निकल जाते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर मैं 2 क्लासें भी लूं तो भी अपर बाउंड बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है, तो भी अपर बाउंड समझाना आसान नहीं है। पता नहीं लोगों को लगता है कि ठीक है मान लो ना, समझ में आ गया, बात खत्म। और मेरे वो दिमाग रहता नहीं है कि मान लो कि समझ में आ गया। अब मेरे तो वो कुचड़नी रहती है कि समझाओ, थोड़ा और समझाओ, थोड़ा और समझाओ। तो उस चक्कर में मेरी 1-1, 2-2 क्लासेस चली जाती है अपर बाउंड समझाने में। लेकिन कारगर है वो कारगर है। नहीं समझ में आता है ऐसे 5 मिनट में समझ में आता है, बोलो आगे समझ में, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा पता चलेगा नहीं समझ में आया। इतना आसान नहीं होता ये कि अपर बाउंड समझ में आ गया। कहने में तो, बोलने में आसान लगता है कि ये देखो ये रहा, इसके बाद में सब अपर बाउंड है। जैसे सवाल आएगा सब फुस, सवाल आते ही सब फुस। बहुत मुश्किल काम है अपर बाउंड और लोअर बाउंड को, बहुत दुखदाई है, क्योंकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड से फिर उच्चक और निम्नक बनता है। ये आसान नहीं होता इतना जल्दी से इसको पकड़ पाना, पचा पाना। बस ठीक है, बोलने के लिए ठीक है कि हाँ भाई देखो ऊपर वाला अपर बाउंड हो गया, आप हो गया हाँ हाँ हो गया, ठीक समझ में आ गया, बोला हाँ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। ये तुम्हें 12th में भी आता था, ये तुम्हें आता ही है, ये तो बहुत आसान है, ये तो तुम कर ही लोगे। बस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कोर्स करवाना मुझसे नहीं होता, इस तरीके से मुझसे रिवीजन ही नहीं होता, कोर्स तो दूर की बात। तो चलो अपर बाउंड में आओ, अपर बाउंड में सबसे पीछे आओ। अपर बाउंड में, ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड में पीछे चलते जाओ, पीछे चलते जाओ। अपर बाउंड में एकदम नीचे आओ, एकदम नीचे, ये उच्चक होगा। अपर बाउंड में एकदम नीचे आओ। इसका अलग से मुझे 1-1.5 घंटे का पूरा लेक्चर लगाना पड़ेगा उच्चक और निम्नक समझाना। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अधिकतम और न्यूनतम को हटाकर उच्चक और निम्नक क्यों लाए गए। अधिकतम न्यूनतम थे ना आपके पास, अधिकतम और न्यूनतम थे ना, तो उसको हटा के उच्चक और निम्नक क्यों लाए। तो पहले तो 10-15 मिनट तो इसी बात पे खर्च हो जाते हैं कि अधिकतम न्यूनतम के होते हुए, अधिकतम और न्यूनतम के होते हुए आपने अधिकतम और न्यूनतम को क्यों हटाया, जब थे ना वो आपके पास। तो अधिकतम और न्यूनतम में क्या परेशानी थी कि अधिकतम और न्यूनतम को पहले आपने हटाया और उसकी जगह उच्चक और निम्नक को लेके आए। तो पहले तो अधिकतम न्यूनतम की प्रॉब्लम समझानी होती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ अधिकतम और न्यूनतम में प्रॉब्लम तो है, इनमें कुछ गड़बड़ तो है। ये नॉर्मल जीवन में तो ठीक से काम करते हैं, लेकिन गणित में ये लोग परेशान करते हैं, इसलिए उच्चक और निम्नक को लाना होता है। फिर जब आप उच्चक और निम्नक को लाते हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, बढ़िया, जिनका पढ़ा हुआ है उनको पता है कि उच्चक और अधिकतम और न्यूनतम दिक्कत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लोग, अच्छा 0 से लेकर 1 तक, इसका अधिकतम और न्यूनतम बताओ, इसका अधिकतम और न्यूनतम बताओ। ये ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल का अधिकतम कितना होगा,
अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप कहोगे अधिकतम 1 है तो गलत है, 1 तो इसमें है ही नहीं, 1 तो इसमें है ही नहीं, अधिकतम 1 कैसे हो गया, 1 तो इसमें है ही नहीं, अधिकतम कैसे हो गया, 1 तो इसमें है ही नहीं, आपको अधिकतम 1 है, 1 कैसे हुआ, 1 तो इसमें है ही नहीं, 1 कहां है इसमें, लाइक नहीं है। तो फिर 0.9 है, 0.9 किससे तो बड़ा 0.99 इसमें बैठा है, 0.99 इसमें बैठा है, 0.999 इसमें बैठा है, 0.999 बैठा है, 49 बैठा है। तो बताओ, सही बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, बोला पता ही नहीं। तो यही वो दिक्कत है, यही वो दिक्कत है। एक आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम की प्रॉब्लम ये होती है, अधिकतम और न्यूनतम को समुच्चय का हिस्सा होना पड़ता है। जिस समुच्चय से आप अधिकतम न्यूनतम को पिक कर रहे हो, उसी समुच्चय का हिस्सा होते हैं अधिकतम न्यूनतम। अगर किसी बच्चे ने अगर किसी का आप कहते हो हाईएस्ट नंबर परीक्षा में 450 आए हैं, तो जरूर कोई बच्चा रहा है जिसने 450 अर्जित किए हैं। आप यूं ही फेंक नहीं सकते कि 450, कोई ना कोई बच्चा होगा जिसने 450 बनाए, तभी 450 बोल सकते हो। तो यही अधिकतम न्यूनतम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि सबसे बड़ा होना चाहिए और समुच्चय के अंदर होना चाहिए, समुच्चय के अंदर होना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में तो आराम से ये काम सेट हो जाता है, हमारा अधिकतम हमारे नंबरों के अंदर ही होता है, इसलिए दैनिक जीवन आराम से बीत रहा होता है। लेकिन इंटरवल, ये तो फंस गया ना। अब यहां पर आप बड़ा बोल नहीं सकते, एक को आप बड़ा कह नहीं सकते। बड़ा बोलोगे 0.9 तो कोई कहेगा 0.99 भी बैठा है, आप कहोगे 0.99 तो कहेगा 0.999 भी बैठा है, 0 4 बार 9 भी बैठा है। तो आप कभी भी इसका अधिकतम नहीं बोल पाएंगे, बोल पाएंगे नहीं, एक को बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक को बोलेंगे तो कहेंगे एक है कहां, एक इसमें कहां है। लेकिन इसी को प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अधिकतम न्यूनतम की जगह एक ज्यादा व्यापक सोच, ज्यादा व्यापक विचार रखा गया उच्चक और निम्नक का। उच्चक और निम्नक अधिकतम और न्यूनतम की तरह समुच्चय का अवयव होना जरूरी नहीं है। उच्चक समुच्चय से बाहर भी हो सकता है, वो अपर बाउंड में भी हो सकता है, वो समुच्चय में भी हो सकता है, वो अपर बाउंड में भी हो सकता है। ये छूट मिल जाती है उच्चक और निम्नक को। किस वजह से उच्चक और निम्नक ज्यादा व्यापक होते हैं। देख 10 मिनट खा गया ना, 10 मिनट खा गया ना, यही मैंने कहा था कि पहले ये समझाने समझाने में 10 मिनट लग जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़िएगा इसको बाद में कभी। न्यूनतम ऊपरी परिबंध, आपका जो अपर बाउंड है उसमें से जो सबसे छोटा अवयव है वो ढूंढिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे लोअर बाउंड में आ जाओ। आपके समुच्चय का लोअर बाउंड, अगर आपका समुच्चय नीचे से बंधा हुआ है, आपका समुच्चय नीचे से बंधा हुआ है, नीचे से, नीचे फिक्स है कि यहां तक जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा, नीचे वाला आइडिया सेट है कि इससे नीचे नहीं जा रहा, तो जहां भी ये नीचे से रुक रहा है वो हो गया लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड के अंदर जो सबसे बड़ा अवयव है, सबसे बड़ा ढूंढने के लिए आगे चलना होता है, सबसे बड़ा आगे ही मिलता है, और आगे और आगे और आगे, सबसे आगे ये हुआ, ये आपका निम्न कहलाता है, ये निम्न कहलाता है। निम्नक उच्चक या तो होते नहीं है, होते हैं तो इकलौते होते हैं। ये निम्नक होता है। हाँ, वो जीके जाट कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है अभी ये सब पढ़ने का। आपके पास टाइम कभी नहीं होता, दिक्कत तो यही, तभी तो बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी तो बार बार पढ़ना पड़ता है। सोचिए कॉलेज में था उच्चक निम्नक, और आज कॉलेज छोड़े 10-12 साल तो हो गए होंगे, 10-12 साल से आप बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे। एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, वरना हर बार पढ़ना पड़ेगा। चीजें छूटेंगी नहीं आपको, उसी दिन छोड़ेगी जिस दिन अच्छे से पढ़ोगे, टाइम देके पढ़ोगे, पूरा टाइम देके पढ़ोगे, मत पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो 10-15 सालों तक, और एक बार अच्छे से पढ़ लो, पीछा छूट जाएगा। टाइम निकाल के पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकाल के पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी पीछा छूटेगा। आ जाओ अगला, इस हाफ इंटरवल में बताओ मैक्सिमल एलिमेंट कितना होगा। ये बात थोड़ी गले कम उतरती है। हाँ तो वही तो कह रहा हूं ना, नहीं गए तो कौन सा पीछा छूटा है, वो आपके पीछे पीछे चल रहा है, मत जाओ। उच्चक निम्नक आपके पीछे पीछे चल रहा है, जब तक समझोगे नहीं तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा।
जब तक समझोगे नहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, समझ लोगे तभी पीछा छूटेगा। तो इससे अच्छा समझ लो, बात खत्म, टाइम निकालो। हाफ इंटरवल में केवल मिनिमल एलिमेंट है, केवल मिनिमल एलिमेंट इसमें है, इसका कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम की दिक्कत ही यही है। मैक्सिमम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, और वन समुच्चय का हिस्सा नहीं है, वन समुच्चय का हिस्सा नहीं है, तो मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। नो मैक्सिमल एलिमेंट, नो मिनिमल, मिनिमल है, सबसे छोटा 0 है और समुच्चय के अंदर ही है, तो मिनिमल एलिमेंट है, मैक्सिमल नहीं है। अगला, अगर ए छोटा समुच्चय है, बी बड़ा समुच्चय है, ए छोटा बी बड़ा, ए छोटा बी बड़ा, तो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा कथन सत्य है? आ गया ना जोर, मैंने कहा ना सवाल जब आएंगे ना तो धज्जियां उखेड़ देंगे, आपसे ज्ञान पूरा मांगेंगे। अच्छा सवाल बनाएगा तो पूरा ज्ञान मांगेगा, वो आपको यूं नहीं छोड़ेगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। अच्छा सवाल आपसे पूरा ज्ञान मांगेगा। ये मान लीजिए बड़ा सेट है बी, बी बड़ा है ना, बी बड़ा है, यहां से एक चीज पकड़ लीजिएगा, बी बड़ा है, ए छोटा है, इसका मतलब ए बी के अंदर है। अब गौर करो, गौर करो, इस चित्र को याद रख लेना, बहुत काम का चित्र है ये देखो, ये रहा बी का इन्फर्मम, इन्फर्मम ऑफ बी, ये रहा सुप्रीमम ऑफ बी, बी का उच्चक, ये रहा ए का निम्नक, ये रहा ए का उच्चक। अब गौर करो कौन किससे बड़ा है, ए का निम्नक बी के निम्नक से बड़ा है, उच्चक तो निम्नक से बड़ा होता ही है, बी का उच्चक ए के उच्चक से बड़ा है, तो बड़े समुच्चय का उच्चक बड़ा होता है छोटे वाले से, लेकिन निम्नक छोटे वाले का बड़ा होता है, निम्नक छोटे वाले का बड़ा होता है, निम्नक छोटे वाले का बड़ा होता है, निम्नक छोटे वाले, चित्र को याद रख लेना, इस चित्र को, इस चित्र में क्लियर हो जाएगा। निम्नक छोटे वाले का बड़ा होता है, उच्चक बड़े वाले का बड़ा होता है, बड़े वाले का उच्चक बड़ा होता है और निम्नक छोटे वाले का बड़ा होता है। चलो इसका उच्चक बताओ, 2/3, 6/5, 10/7, 14/9 डैश डैश डैश, इसका उच्चक क्या होगा? इसका उच्चक क्या होगा? इसमें बहुत थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है। उच्चक क्या होगा? चलो पहले ऊपर वाला पद बनाते हैं, ऊपर वाला पद बनाते हैं। ऊपर वाला पद बनाते हैं, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, समांतर श्रेणी चल रही है। समांतर श्रेणी का nवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 2, n-1, डी का मान 4, 4n-2, ये ऊपर वाले पद का nवा पद हो गया। नीचे वाले का nवा पद, पहला पद 3,
सार्वंतर 2, तो ये हो गया 2n+1। तो इस श्रेणी का nवां पद हमारा बन गया 4n-2 बट्टा 2n+1। अब एक बार चेक करके देख लो क्या सही बना या नहीं बना। पहला पद 2/3, n का मान 1 रखने पर पहला पद आ जाएगा, n का मान 2 रखने पर दूसरा आ जाएगा, n का मान 3 रखने पर तीसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्रम बना लिया, है ना। अब ये श्रेणी जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका उच्चक हमें आगे की तरफ मिलेगा। बढ़ती जा रही है कैसे पता चला? 2/3 कितना होता है? 0.66। 6/5 कितना होता है? 1.2। 10/7 1.3, 7 चौक 28, 1.4। तो देखो बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब उच्चक आगे मिलेगा, आगे मिलेगा मतलब अनंत पे मिलेगा। n का मान बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अनंत आपको आगे जाके मिलेगा, अनंत आपको, अनंत पे ही आपको उच्चक मिलेगा। तो इसका उच्चक जो है, इस समुच्चय ए का उच्चक आपको लास्ट में मिलेगा, अंतिम बिंदु पे मिलेगा। तो इस सीक्वेंस का अंतिम बिंदु निकाल लो, n का मान कॉमन निकालो, n काट दो, चार बटा दो, 2। उच्चक हो गया 2, उच्चक 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका उच्चक बताइए, इस समुच्चय का उच्चक बताइए, उच्चक और निम्नक दोनों बताइए, उच्चक और निम्नक दोनों बताइए। इसका उच्चक और निम्नक दोनों बताइए। समुच्चय बनाओ, n का मान 1 रखने पर रियल लाइन पर बना के देखो कहां चल रहा है, चल कैसे रहा है। n का मान 1 रखने पर, पहला रखने पर 0 आ गया, सबसे पहला अवयव। n का मान 1 रखने पर कितना आया? n का मान 1 रखने पर आ गया 0, ये पहला आ गया। n का मान 2 रखने पर कितना आया? 3/2 आ गया, ये आ गया। पहले ये आया, फिर ये आया, उसके बाद में n का मान 3 रखने पर, 3 रखने पर आ गया 2/3, ये 1 आ गया, 0 आ गया। फिर कितना आ गया था? n का मान 2 रखने पर 3/2, 3/2 तो उधर मिलेगा ना, ये गलत बना दी। ठीक है, पहला आया 0, फिर आया 3/2 जो कि यहां मिलेगा, 1 के बाद में मिलेगा 3/2। फिर आ गया n का मान 3 रखने पर 2/3, 2/3 आपको यहां मिलेगा, फिर 2/3 आया। उसके बाद में फिर 4 रखने पर प्लस हो गया, 5/4 मिल गया, 5/4 आपको यहां मिल गया, आप इधर आ गए, 5/4 इधर हो गया। फिर 4 रखने, 5 रखने के बाद में 5 रखने पर हुआ 4/5, वो आपको इधर ले आया, आप इधर आ गए। तो कुल मिला के आप इसके नजदीक 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 जाएंगे। तो सबसे अच्छा, कहीं आगे तो जंप नहीं मार रहा ना? तो ये रहा, बस ये रहा सबसे छोटा, ये रहा सबसे बड़ा, ये रहा निम्नक और ये रहा उच्चक।
0 और 3/2, 3/2 उच्चक हो गया, 0 निम्नक हो गया। इसमें n के मान रखते जाओ और इसको बना के देखो तो आपको पता लगेगा 0 और फिर 3/2, उसके बाद में दोलन करता 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 धीरे धीरे 0 पे आके सेटल हो रहा है। 0 पे नहीं, 1 पे सेटल होगा, 1 इसका लिमिट होगी, लिमिट इसकी 1 होगी, सीक्वेंस 1 पे जाएगा तो 0 फिर 3/2 फिर 1 के दोनों तरफ हल्का हल्का दोलन छोटा करते करते लास्ट में 1 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो अगर लिमिट पूछे इसी की, लिमिट है 1, इसकी लिमिट पूछिए तो इसकी लिमिट है 1। ठीक है, बस चलिए, बस इसी के साथ विराम देते हैं। कल बचे हुए को और करेंगे, कल इसको निपटा देंगे। ठीक है, आज इसको पढ़िएगा, देखिएगा, 1 पे रुकेगा, लिमिट 1 होगी, लिमिट पूछता, लिमिट 1 होगी, उच्चक 3/2 होगा, निम्नक 0 होगा। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल दिन में दोबारा। तब तक इनको दोहराइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, धन्यवाद। बस दोहराइए, रिपीट करिए, खूब रिपीट करिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को।